नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया भर की हर बड़ी खबर, खास करके वो खबरें जिसका सीधा इंपैक्ट आप पर होता है, वो खबरें जो आपसे जुड़ी होती हैं। चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं वर्ल्ड नाउ में आज हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी होर्मुज संघर्ष की। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। आसमान में जंग के काले बादल छा चुके हैं। दोनों में से कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। होर्मुज में कोई भी नाकेबंदी हटाने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने ईरान के चीन जा रहे कार्गो शिप टुस्का पर कब्जा कर लिया। अमेरिका इसे नेवल ब्लॉकेड या सुरक्षा घेरेबंदी कह रहा है। ईरान इसे समुद्री डकैती कह रहा है। चीन खौफजदा है और चीन अब गुस्से में भी है। ड्रैगन गुस्से से लाल है क्योंकि उसके शिप को सैन्य तरीके से कब्जे में लिया है। अमेरिका ने यहां तक कह दिया कि इस शिप के अंदर जांच की जा रही है कि आखिर शिप के अंदर क्या मौजूद है। अब तो हालात यह है कि ईरान ने वार्ता में अपने प्रतिनिधि को भेजने से भी इनकार कर दिया है। थिंक टैंक ISW के दावे और भी डरावने हैं। ईरान की सत्ता अब नरमपंथियों के हाथों से निकलकर IRGC के कमांडरों के पास है, जो किसी भी कीमत पर आर पार की जंग चाहते हैं। उधर आसमान में मंडराता अमेरिका का डूम्सडे प्लेन और अटलांटिक में सीक्रेट रेडियो कम्युनिकेशन 23 अप्रैल को होने वाली किसी बड़ी तबाही के संकेत दे रहे हैं। जैसा कि हमने वर्ल्ड नाउ में आपको बताया था, पेंटागन की एक लीक रिपोर्ट के दावे पर अब इसके कुछ और संकेत मिल रहे हैं। इसका भी खुलासा करेंगे। ट्रंप का चुना हुआ चौथा विकल्प अब समंदर में हकीकत बनने जा रहा है। क्या यह घेरेबंदी ईरान को घुटनों पर लाएगी या फिर यह दुनिया को एक ऐसी महाजंग की तबाही में झोंकेगी जिससे निकलना नामुमकिन हो जाएगा? जानेंगे होर्मुज के इस हाहाकार के बारे में जिसने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया है। क्या इसका कोई समाधान भी है? दो देशों की सनकपन पूरी दुनिया को कैसे युद्ध के करीब ला रही है, डिटेल से आपको बताएंगे। वर्ल्ड नाउ में अगली खबर की बात करेंगे ईरान के सुप्रीम लीडर के बारे में। 52 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जंग के इस काले साए में एक सवाल जो अनसुलझा है उसे आज हम फिर से लेकर आए हैं। सवाल ये, क्या ईरानी सुप्रीम लीडर आयतोल्ला अली खामनेई वाकई जिंदा हैं? 28 फरवरी के हमले के बाद जिसमें अमेरिका और इजराइल ने उनके मारे जाने का दावा किया, ईरान ने भी इस दावे को कबूल किया, लेकिन आज तक उनके मारे जाने के बाद उनके शव की कोई आधिकारिक तस्वीर सामने नहीं आई है, ना ही उनको सुपुर्दे खाक किया गया है। इसलिए पूरी दुनिया में ये सवाल उठ रहे हैं, खासकर शिया कम्युनिटी में भी ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार सच्चाई क्या है। क्या वाकई आयतोल्ला अली खामनेई शहीद हो गए? और अगर वो मारे गए तो फिर ईरान ने उनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया? ईरान ने कोई तस्वीर क्यों नहीं जारी की? ईरान छोड़िए, अमेरिका जैसा देश जो अपने हर ऑपरेशन की तस्वीर जारी करता है, यहां तक कि आप याद कीजिए ओसामा बिन लादेन की तस्वीर भी जारी की गई थी। ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद उसे समुद्र में दफना दिया गया था, लेकिन ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद अमेरिका ने उसकी बाकायदा तस्वीर जारी कर इस बात को पुख्ता किया था, कंफर्म किया था। लेकिन आज तक अमेरिका ने भी कोई सबूत नहीं दिया, इजराइल ने भी कोई सबूत नहीं दिया, CIA ने कोई सबूत नहीं दिया है, यहां तक कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने भी कोई सबूत नहीं दिया है। खुफिया गलियारों में चर्चा तेज है कि एक रूसी एजेंट ने उन्हें और उनके बेटे मुस्तफा को तेहरान से सुरक्षित निकाल लिया था और इस ऑपरेशन को सीधे कमांड कर रहे थे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ईरान में 3 महीने से इंटरनेट ब्लैकआउट है, यानी कि वहां क्या चल रहा है इसका पूरा सच दुनिया के सामने नहीं आ पाता। 2007 से लेकर 2025 तक खामनेई की मौत की कई बार अफवाहें उड़ी, लेकिन हर बार सामने आए वो, और इस बार भी ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं। दावा तो यह है कि उनको मार दिया गया है, लेकिन ना कोई तस्वीर है, ना कोई सबूत है, ना कोई गवाह है, बस इंफॉर्मेशन है। तो क्या पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है? क्या खामनेई जिंदा है? बात करेंगे इस खबर के बारे में डिटेल से। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे सुपर पावर के टूटने के बारे में। बेशक ये खबर आपको हवा हवाई लगे, लेकिन जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो खबर मैं आपको डिटेल से देने जा रहा हूं, वो खबर बहुत गंभीर है। कयास ये लगाए जा रहे हैं, दुनिया के कई रक्षा विशेषज्ञ, डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अब खुद को नहीं संभाल पा रही है। अमेरिका के टुकड़े हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट की जंग हो या वैश्विक वर्चस्व की लड़ाई, अमेरिका आज इंपीरियल ओवरस्ट्रेच के उस घातक जाल में फंसा दिख रहा है जिसने कभी सोवियत संघ को अंदर से खोखला कर बिखरने को मजबूर कर दिया था, टूटने को मजबूर कर दिया था। और इतिहास इस बात की गवाह है, यह बात में कोई हवा हवाई नहीं कह रहा। USSR की कहानी आपके सामने है। इतिहास गवाह है कि जब कोई ताकत अपनी आर्थिक क्षमता से ज्यादा सैन्य विस्तार करता है तो पतन निश्चित है। चाहे आप USSR ले लीजिए, चाहे आप ब्रिटेन ले लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ले लीजिए, पतन तो निश्चित है। अमेरिका $40 ट्रिलियन के भारी भरकम कर्ज में डूबा हुआ है। ईरान के साथ तनातनी और खाड़ी देशों से बढ़ती उसकी दूरी, ये दूरी नहीं है, इसे आप समझिए
कि खाड़ी देशों का कम होता भरोसा। दूसरी तरफ नेटो और अमेरिका में दूरी, और ये नेटो और अमेरिका में दूरी ग्रीनलैंड को लेकर शुरू हुई। उससे पहले का याद कीजिए, जब टैरिफ लगाया था यूरोप पर, तब क्या हुआ था। यूरोप ने कहा था अमेरिका के दायरे से निकलने का वक्त आ चुका है। ट्रंप की विवादास्पद नीतियां, ये सब संकेत हैं अमेरिका अपनी धुरी से भटक रहा है। और ये सिर्फ 2 मुहाने मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप देखिए, WHO से निकलने की बात अमेरिका ने कही है, अमेरिका ने UN से निकलने की बात कही, UNSC छोड़ने की बात कही, अमेरिका ने खुद का एक संगठन बनाने की बात कही जिसमें दुनिया भर को सिक्योरिटी गारंटी देने की बात कही। इसको विदेश नीति नहीं कहते हैं, ये टायरेंट नीति है, ये तानाशाही है। सवाल सिर्फ विदेश नीति के नहीं, इसे घरेलू स्थिति की नहीं है, सवाल ओवरऑल अप्रोच को लेकर है। अमेरिका के अंदर भी रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, भयंकर राजनीतिक ध्रुवीकरण ने अमेरिकी समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया है। जाहिर सी बात है, अमेरिका का सुपर पावर युग वाला ढलान पर है और 1991 के सोवियत संघ की तरह आज अमेरिका टुकड़े में बढ़ सकता है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश की साख और नाक दोनों कट चुकी है। बात करेंगे इस खबर पर डिटेल से, कैसे खाड़ी देश एक अलग धुरी बना रहे हैं, जो अपनी सुरक्षा के लिए एक संगठन बनाने पर विचार कर रहे हैं। यूरोप एक अलग यूरोपियन नेटो की बात कर रहा है, यानी अब कोई अमेरिका के भरोसे नहीं रहना चाहता, अमेरिका की गारंटी किसी को नहीं चाहिए। गैलेप वर्ल्ड सर्वे की बात अभी हाल में मैंने आपको बताई थी, जहां पर अमेरिकी अप्रूवल रेटिंग 30% पर चली गई और चाइनीज अप्रूवल रेटिंग यानी कि चीन पर लोगों का भरोसा, दुनिया का भरोसा 36% पर चला गया। ये अमेरिका के पतन की शुरुआत है। जानेंगे इस खबर को डिटेल से, ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये भी आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं वर्ल्ड नाउ। होर्मुज के हाहाकार से दुनिया परेशान है। अमेरिका ईरान में तकरार जारी है, हम सभी जानते हैं। यह तकरार कम होने की जगह बढ़ती जा रही। अमेरिका ईरान के बीच जंग खत्म करने को लेकर इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत होनी है। अमेरिकी डेलीगेशन पहुंचने वाला है, लेकिन ईरान ने अपने प्रतिनिधियों को भेजने से साफ इनकार कर दिया है। यानी दूसरे दौर की बातचीत नहीं होगी। इसे लेकर सस्पेंस भी बढ़ गया है, होगी कि नहीं होगी। ईरान ने कह दिया नहीं होगी, क्योंकि शांति वार्ता से पहले होर्मुज के मुद्दे पर सीजफायर टूट चुका है। होर्मुज पर बीते कुछ घंटों में जो बवाल हुआ है, उसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। खासकर अमेरिका ने जो हरकतें की हैं, जो कुकृत्य किया है, उससे पूरी दुनिया अलर्ट हो गई। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अमेरिका ने तस्वीर जारी की है। अमेरिका ने ईरान के चीन जा रहे कार्गो जहाज को अपने कब्जे में ले लिया, जिसका नाम टुस्का बताया जा रहा है। ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये चाइनीज शिप है जिसको कब्जा किया गया है। हालांकि ईरानी जहाज लेकिन नहीं है, ये ईरान की तरफ ये जा रहा था। इसका नाम टुस्का बताया जा रहा है। ये एक चाइनीज शिप है जिसे अमेरिकी मरीन कमांडोज ने अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके इस पर कब्जा कर लिया। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। अमेरिकी शिप से कैसे ईरानी शिप जो है वो फायरिंग किया जा रहा है। अमेरिका ने ईरान के चीन जा रहे कार्गो शिप को अपने कब्जे में लिया है। ये फायरिंग की तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। चीन जा रहे कार्गो जहाज पर फायरिंग हुई है। अमेरिका ने चाइनीज कार्गो शिप को अपने कब्जे में लिया है। और ये फायरिंग की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये फायरिंग की तस्वीर सामने आई है जहां होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों के बीच फायरिंग चल रही है। अमेरिका का दावा है कि उसने चाइनीज शिप को 6 घंटे तक वार्निंग दी, फिर भी उसने नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद उस पर कार्रवाई करनी पड़ी। कार्रवाई की तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें मरीन कमांडोज एक्शन ले रहे हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके शिप को अपने कब्जे में ले रहे हैं। किसने नहीं दिया है? तो देखा आपने किस तरह से चाइनीज शिप पर हमला किया गया। चाइना ने कहा ये समुद्री डकैती है। ईरान ने भी यही कहा है ये समंदर के अंदर दादागिरी है, जिसका जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। अमेरिका कह रहा है हमने 6 घंटे तक शिप को वार्निंग दी, लेकिन फिर भी वो अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड तोड़ने के लिए आया था। चीन कह रहा है अमेरिका को हक किसने दिया कि वो ओमान की खाड़ी में नेवल ब्लॉकेड लगा दे, इसकी परमिशन उसे किसने दी। ईरान कह रहा है कि इलाका अमेरिका का नहीं है, तो अमेरिका या नेवल ब्लॉकेड कैसे लगा सकता है। यानी टेंशन बहुत ज्यादा हाई हो गया है। बता दें आपको, नेवल ब्लॉकेड जहां पर लगाया गया है वहां पर अमेरिकी युद्धपोत USS
स्प्रुएंस ने इसे रोक लिया था। ये वही इलाका है जहां अमेरिका ब्लॉकेड लेकर बैठा हुआ है। यहां अमेरिका ने एडवांस्ड और घातक युद्धपोत लगाए हैं, जिनका सामना करने के लिए ईरान ने छोटी छोटी नावों को तैनात किया है। अभी जो ऑपरेशन चलाया गया है, जिसे अमेरिकी सेंटकॉम ने जारी किया, उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा फुल स्क्रीन देखिए आप। अमेरिकी सेंटकॉम ने इस ऑपरेशन की तस्वीर जारी की है जब चाइनीज शिप पर अमेरिकी मरीन कमांडोज अटैक कर रहे हैं। अमेरिकी सेंटकॉम ने इस विजुअल को जारी किया है और यह बताया है कि हां, हम चाइनीज शिप पर अटैक करने के लिए पहुंचे थे, हमने चाइनीज शिप को कब्जे में लिया, चीन से जो बनता है कर ले। और मैं कह रहा हूं यहीं से कांड हो गया है और हालात यहीं से बिगड़ने लग गए हैं बहुत बुरी तरीके से। इसके बाद ईरान ने शांति वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि कैसे कब्जा किया गया चीन के शिप पर, ईरान को क्या धमकी दी गई। यूएस कह रहा है कि वार्निंग को नजरअंदाज किया गया। अमेरिकी नौसेना जहाज को रोकने का आदेश दे चुकी थी, जहाज के इंजन रूम को खाली करने का आदेश दिया गया था। जहाज के नहीं रोकने पर सेना ने फायरिंग की। जहाज रुका तो यूएस की 31वीं मरीन कमांडोज अपने अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ वहां पर पहुंच गए। इसके बाद यूएस नेवी ने कहा जहाज पूरी तरीके से अमेरिका के कंट्रोल में है। इस कार्रवाई के बाद ट्रंप ने भी बयान जारी कर इसे बहुत बड़ी कामयाबी कहा है, लेकिन दुनिया के लोग इसे डाका डालना कह रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं टुस्का अमेरिकी नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे रोक दिया गया। ट्रंप ने दावा किया कि जहाज पहले से अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में था और इसकी पूरी जांच की जा रही है। यानी जहाज रोकने के बाद अब बहुत बड़ा कांड हो चुका है। ईरान और चीन अमेरिका पर पलटवार जरूर करेंगे। उधर कल शांति वार्ता होने वाली है और उससे पहले यह सब किया गया है, जिसे शांति वार्ता के डिरेल होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। इस कांड के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव पहले से ज्यादा बढ़ गया है। होर्मुज से दुनिया के बड़े हिस्से का एक बहुत बड़ा तेल गुजरता है। ईरानी सेना ने हाल ही में 2 टैंकरों पर हमला किया था। तेल टैंकरों को भी रास्ता बदलने पर मजबूर किया था। ईरान का दावा था कि होर्मुज पर सिर्फ हमारा कंट्रोल है। अमेरिकी सेना की मौजूदगी भी होर्मुज के आसपास गल्फ ऑफ ओमान में है। कल अमेरिका और ईरान में शांति वार्ता होनी है, लेकिन इसके होने के आसार अब कम ही नजर आ रहे हैं। अमेरिका की यह कार्रवाई बताती है कि होर्मुज में सिर्फ ईरान का नियंत्रण नहीं है, बल्कि अमेरिका भी अब वहां मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है और बड़े पैमाने पर दर्ज कराना चाहता है। फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं। एक तरफ सैन्य कार्रवाई, दूसरी तरफ कूटनीतिक कोशिशें और पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अगला कदम क्या होगा। यानी ईरान होर्मुज और अमेरिकी घेरेबंदी को लेकर फायर है। ईरान का कहना है कि पहले नाकेबंदी हटाओ, फिर कोई बातचीत होगी। इसी बीच अमेरिकी थिंक टैंक ISW ने एक बड़ा दावा किया है। इस दावे के मुताबिक ईरान में किसी नेता की कोई चल ही नहीं रही है, वहां सिर्फ IRGC का कमान है और IRGC किसी भी हाल में अमेरिका से बातचीत नहीं चाहता है। वो चाहता है अमेरिका से आर पार की लड़ाई हो। IRGC को सिर्फ एक चीज चाहिए, आयतोला अली खामनेई के ऊपर हुए हमले का बदला, ईरानी लोगों के ऊपर हुए हमले का बदला, लीडर्स के मारे जाने के ऊपर हुए हमले का बदला। यानी ईरान और यूएस में आर पार की लड़ाई। अमेरिकी थिंक टैंक ISW ने यह क्लेम किया है IRGC के पास ईरान का फुल कंट्रोल है। IRGC कमांडर वाहिदी अब मिलिट्री को कंट्रोल कर रहे हैं। मिलिट्री को कंट्रोल करने के लिए बाकायदा वहां पर मिलिट्री काउंसिल बना दी गई है। मिलिट्री काउंसिल ही सारे फैसले करती है। ईरानी वार्ता टीम पर भी IRGC का कंट्रोल है। अरागची समेत नरमपंथी नेता साइडलाइन कर दिए गए। यानी IRGC अमेरिका से किसी भी तरह के सीजफायर में इंटरेस्टेड नहीं है।
आईआरजीसी का मानना है कि खून का बदला खून से होना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना चाहिए। ईरान के नेता चाहते हैं कि बातचीत के जरिए मामले को सुलझाया जाए और ईरानी लोग नहीं मारे जाने चाहिए। खबर है कि ईरानी राष्ट्रपति समेत कई नेता आईआरजीसी के दबाव में हैं। ईरानी संसद की सुरक्षा समिति के चीफ इब्राहिम अजीजी ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत युद्ध जारी रखने जैसा है। जब जब अमेरिका वार्ता करने को तैयार होता है तब तब वो धोखा देता है, बदले में अपनी शर्तों को जबरन थोपने की कोशिश करता है। बात में सच्चाई है। अमेरिका ने पिछले साल भी 2 महीने की बातचीत के बाद जून 2025 में अटैक किया था। इस बार भी 4 दौर की बातचीत के बाद फरवरी 2028-2026 को अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। आपको टाइमलाइन भी बता देते हैं। अप्रैल 2025 में ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू हुई, लेकिन बातचीत के दरमियान ही अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। महज 2 महीने के अंदर जून 2025 में हमला किया गया। जिनेवा में यूएस ईरान में बातचीत हुई चौथे दौर की फरवरी 2026 में। इस दरमियान परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन फरवरी 28 को अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। इसके बाद 2026 अप्रैल में इस्लामाबाद में शांति वार्ता हुई, लेकिन सीजफायर अचानक टूटा और स्थिति नाजुक हो गई। समंदर में ही सही, लेकिन ईरान और अमेरिका में सीजफायर तो टूट ही चुका है। कल बातचीत होने की उम्मीद तो है, लेकिन इस बातचीत को अमेरिका हर कोशिश कर रहा है कि होने से पहले ही कुचल दिया जाए। इससे पहले उसने सीजफायर तोड़ा, नेवल ब्लॉकेड से होर्मुज खुलने के बाद भी होर्मुज को बंद रखा, जिसके बाद होर्मुज फिर से ब्लॉक कर दिया गया और उसके बाद अब चाइनीज शिप पर हमला कर दिया गया और कई जहाजों को अमेरिका होर्मुज से नहीं निकलने दे रहा है, जिसके बाद होर्मुज में एक बार फिर से तबाही आ सकती है। ईरान चाहता है कि बातचीत हो, स्थायी शांति निकले, लेकिन ईरान यह भी चाहता है कि ऐसा ना हो कि 2 महीने के बाद अमेरिका फिर मुंह उठाकर आए और ईरान पर हमला बोल दे। अब आगे की संभावनाएं क्या है? 4 संभावनाएं मैं आपको बता रहा हूं क्या हो सकता है। पहली संभावना, बातचीत से रास्ता निकाला जाए। दूसरी संभावना, सीजफायर एक्सटेंशन मिले जिससे कि हालात थोड़े से और नरम हो। तीसरी संभावना, यूएस का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। और चौथी संभावना जो है वो समंदर में भारी तबाही की शुरुआत हो सकती है। होर्मुज जंग का अखाड़ा बन सकता है। खबर है कि अमेरिका की जो डेलीगेशन है आने से पहले 6 कार्गो प्लेन वहां पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि उसमें सिर्फ रक्षा से जुड़े उपकरण हैं, लेकिन रक्षा जानकार मानते हैं कि इसमें कुछ भी हो सकता है। अमेरिका की हमेशा से धोखे की नीति रही है और यही पाकिस्तान की नीति भी। और इन दिनों कहावत इन दोनों के ऊपर बहुत सटीक बैठती है, चोर चोर मौसेरे भाई। शायद पाकिस्तान से ईरान का ग्राउंड ऑपरेशन हो, इसके लिए सभी चीजें पहले ही पहुंचाई गई। तो क्या पाकिस्तान भी धोखेबाजी करेगा? इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है। पाकिस्तान का जन्म, पाकिस्तान का डीएनए, पाकिस्तान की फितरत, पाकिस्तान का चरित्र और पाकिस्तान की नीयत सब धोखेबाजी से सने हुए हैं। इधर सीजफायर की स्थिति भी नाजुक है और कहीं से भी शांति की राह नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं ईरान की आईआरजीसी की तैयारी की। खबर है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी जो है वो एयरफोर्स कमांडर ब्रिगेडियर जनरल माजिद मुसावी ने कहा है कि उनकी सेनाएं मिसाइल और ड्रोन के भंडार को तेजी से भर रही हैं और सीजफायर की अवधि के दौरान परिचालन तैयारियों को फिर से मजबूत किया जा रहा है। ईरान भयंकर जंग की तैयारी में लग गया है। पहले से ज्यादा सैन्य साजो सामान जुटाए जा रहे हैं। आईआरजीसी ने साफ तौर पर कहा है कि एक बड़ी जंग की तैयारी हम कर रहे हैं। मिसाइल ड्रोन स्टॉक के रखरखाव का काम शुरू हो गया है। यहां तक कि बंकर बस्टर बम से कैसे मिसाइलों को बचाया जाए इसकी तैयारी भी की जा रही है। युद्ध विराम के समय मिसाइलें तैयार की जा रही हैं, गोला बारूद भी इकट्ठा किया जा रहा है। इसराइल ईरान को लेकर जंग की भी तैयारी। ईरान का दावा है कि अमेरिकी और इसराइल की जंग में अमेरिका और इसराइल जो जंग है वो हार चुके हैं। दोनों पहले ही चरण में युद्ध में सरेंडर कर चुके हैं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खो चुके हैं। उन्होंने लेबनान और पूरे इलाके को भी खो दिया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए हम अपनी लड़ाई की तैयारी को किसी भी हाल में सस्पेंड नहीं करेंगे। खबर तो यह भी है कि अमेरिका ने ईरान के साथ जंग में डूम्सडे प्लेन उतार दिया है। यानी ये तो फिक्स हो गया है कि शांति वार्ता छलावा है। प्लान के मुताबिक अमेरिका 23 अप्रैल को बहुत बड़ा अटैक करने वाला है। हाल ही में अटलांटिक महासागर के ऊपर अमेरिकी नौसेना के E-6B मर्करी विमान, जिसे डूम्सडे प्लेन कहा जाता है, उसे देखा गया है।
डूम्सडे प्लेन, जिसे औपचारिक रूप से बोइंग E-4B नाइट वॉच कहा जाता है, अमेरिकी वायुसेना का अत्याधुनिक, सुरक्षित और तकनीकी रूप से उन्नत कमांड विमान है। परमाणु युद्ध, भयानक आपदा या राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसे देखा जाता है। जब जमीनी कमांड सेंटर नष्ट हो जाते हैं तब ये विमान अमेरिकी राष्ट्रपति और अधिकारियों के लिए फ्लाइंग पेंटागन के तौर पर काम करता है, यानी सभी सेना के साथ एक साथ कमांड करने का काम ये प्लेन करता है। अब इसकी विशेषताएं भी देख लीजिए। परमाणु विस्फोट के इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक पल्स जो होते हैं उनको ये रोकता है। परमाणु धमाके की गर्मी का सामना करने में भी सक्षम है। इसको हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है। ये कई दिनों तक लगातार उड़ान भर सकता है और हवा में रह सकता है। इसमें 67 उपग्रह डिश और एंटीना है। दुनिया भर में कहीं भी संचार कर सकता है। ये एक फ्लाइंग कमांड सेंटर है। परमाणु हथियारों को नियंत्रित किया जाता है। 9/11 के हमले के दौरान इसका इस्तेमाल युद्ध में अमेरिका जब युद्ध में जाता था तब करता था। यह विमान सामान्य दिनों में 24/7 तैयार रहता है। इसके मुख्य रूप से अमेरिका की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है, खास करके अमेरिकी राष्ट्रपति के। अटलांटिक सागर से इसने एक सीक्रेट 12 रेडियो कम्युनिकेशन किया है, यानी अमेरिकी प्लेन, सबमरीन और सेना के लोग इसे कमांड करते हैं। अमेरिका ने क्या कोई विशेष तैयारी शुरू कर दी है? वर्ल्ड नाउ में हमने पहले भी आपको बताया था, पेंटागन की लीक रिपोर्ट के दावे में 23 अप्रैल को तबाही वाला दिन साबित हो सकता है। इसके लिए पूरी दुनिया को तैयार रहने की जरूरत है। वैसे भी डूम्सडे प्लेन की बात की जा रही है, तो मैं एक लाइन यहां पर ये अलग से कहना चाहता हूं, वो ये कि F-35 को भी दुनिया तबाही वाला फाइटर जेट मानती थी, लेकिन उस F-35 एडवांस 6th जनरेशन फाइटर जेट को ईरान में मिट्टी में मिला दिया गया। IRGC ने उस फाइटर जेट को भी मार गिराया। तो अमेरिका अगर इससे बहुत बड़ी ताकत समझ रहा है तो फिर अमेरिका शायद किसी गलत फहमी में। इससे पहले ईरान ने ओवैक्स को भी मार गिराया था, अमेरिकी ओवैक्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर यह है कि सीजफायर अगर लागू हुआ तो ईरान को कंट्रोल करने के लिए पेंटागन ने ट्रंप के सामने 4 विकल्प दिया। हालांकि बाद में ट्रंप ने चौथा विकल्प चुना और कहा यही ठीक है, इसके जरिए हम ईरान को काबू कर लेंगे। अब वो 4 विकल्प क्या हैं? पहला, ये बातचीत और शांतिपूर्ण तरीके से टेबल पर ही सॉल्यूशन निकाल लिया जाए, ज्यादा मार कुटाई की जरूरत नहीं है और हम इसे बातचीत से सुलझा सकते हैं। दूसरा विकल्प, ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया जाए, जिसे ईरान पूरी तरीके से घुटनों पर आ जाए। तीसरा विकल्प कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने के लिए सैन्य ऑपरेशन शुरू किए जाएं। और चौथा विकल्प, ईरान की समंदर में पूरी तरीके से घेरेबंदी की जाए, यानी कि ईरान को एक तरह से कट ऑफ कर दिया जाए। कहते हैं ट्रंप ने चौथा विकल्प चुना है और ईरान की घेरेबंदी जारी रहेगी। कल सेकेंड दौर की वार्ता होनी है। ईरान ने कहा है अमेरिका नेवल ब्लॉकेड हटाए तभी बातचीत होगी। उधर ट्रंप ने चौथा विकल्प चुन लिया है, घेरेबंदी वाला। तो या तो बातचीत होगी या फिर घेरेबंदी रहेगी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या होने वाला है। अमेरिका के नेवी ब्लॉकेड के फैसले ने युद्ध के दौरान इस्तेमाल होने वाले एक पुराने तरीके को चर्चा में ला दिया है। इसका मकसद होता है समुद्री रास्तों को बंद करके किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना, व्यापार को बाधित करना और विरोधी को झुकने पर मजबूर करना होता है। इतिहास बताता है कि ऐसे कदम दबाव बनाने में असरदार हो सकते हैं, लेकिन असर जटिल होता है। कई बार इसका असर इतना खतरनाक हो जाता है कि इसे संभाला तक नहीं जाता। कुछ मामलों में, खासकर दोनों विश्व युद्ध के मामलों में, नौसैनिक नाकेबंदी ने युद्ध की क्षमता को कमजोर किया। वहीं गाजा और यमन जैसे मामलों में इसने मानवीय संकट को बढ़ाया, लेकिन स्थायी रूप से राजनीतिक समाधान नहीं दिया। इस तरह के ब्लॉकेड कब कब लगाए गए? प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जर्मनी पर नाकेबंदी लगी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर मित्र देशों की नाकेबंदी लगी। 1962 में क्यूबा पर अमेरिका ने नाकेबंदी लगाई। 1990 में इराक पर संयुक्त राष्ट्र की पाबंदियां लगी। 2015 में यमन पर सऊदी की अगुवाई में नाकेबंदी लगी। लेकिन कई बार इसमें नतीजा सिफर भी रहता है। पाबंदियों से दिक्कत तो होती है, लेकिन सोल्यूशन निकल कर नहीं आ पाता। अब जब अमेरिका ने घेरेबंदी कर दी है तो इसका असर ईरान के साथ कई अन्य देशों पर पड़ रहा है। इससे अमेरिका को फायदा होगा? बिल्कुल नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। अमेरिका महंगाई के जंजाल में घिरता चला जाएगा। अमेरिका ने जो घेरेबंदी की है उसका असर अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया पर होगा और पूरी दुनिया का प्रेशर अमेरिका पर होगा। लेकिन अमेरिका अपनी जिद की वजह से, खास करके डोनाल्ड ट्रंप अपनी सनकपन की वजह से, न सिर्फ ईरान को तबाह करने के चक्कर में है,
ईरान को तबाह करने के चक्कर में वो पूरी दुनिया को तबाह कर रहे हैं, इसका अंदाजा शायद ट्रंप को भी नहीं हो पा रहा है। और न सिर्फ दुनिया को बल्कि अमेरिकियों को भी तबाह करने के चक्कर में लगे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की एक और ऐसी खबर जिसे सुनकर, जिसे समझकर आप शायद इस बात को मानने और समझने में बहुत ज्यादा वक्त न लें कि क्या आयतुल्ला अली खामनेई जिंदा है। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई, और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये बात, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में एक बार फिर से सोशल मीडिया पर एक बार फिर से हो रही है। अब देखिए, अमेरिका और ईरान जंग को करीब 50 दिन हो चुके हैं। जंग में दोनों तरफ तबाही है। 28 तारीख को अमेरिका ने हमला किया था। उसी दिन दावा किया था ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को मार दिया है। तो क्या वो जिंदा हैं या मार दिए गए? क्या अमेरिकी और इजरायली हमले में खामनेई की मौत नहीं हुई और वो ईरान से दूर, क्या रूस के किसी सुरक्षित इलाके में? और क्या खामनेई के इशारे पर ही जंग की हर बुनियाद लिखी जा रही है? दुनिया भर में कई ऐसे दावे किए जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि आयतुल्ला अली खामनेई मरे नहीं बल्कि वो जिंदा हैं। तेहरान से दूर रूस में उनको सुरक्षित रखा गया है। हालांकि बात कितनी सही है इसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकता है। ना तो ईरान कर सकता है, ना तो ऑफिशियली ईरान को तो पता होगा, IRGC को भी पता होगा, ना तो अमेरिका कर रहा है, ना इजराइल कर रहा है। और मारे गए हैं इसकी पुष्टि भी कोई नहीं कर रहा। इंफॉर्मेशन वाइज नहीं, ऑफिशियली तो सब कह चुके हैं। पुष्टि एविडेंस के जरिए, ना कोई फोटो है, ना कोई वीडियो है, ना तो आयतुल्ला अली खामनेई को सुपुर्द खाक किया गया है, ना ही तो उनकी कोई आखिरी रिचुअल रखी गई है जिसमें उनके बॉडी को दिखाया गया हो, कुछ भी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह कि खामनेई मरे हैं या फिर अभी भी जिंदा हैं। अमेरिका और इजराइल ने दावा किया कि 28 फरवरी को आयतुल्ला अली खामनेई को मार दिया गया जब वो अपने ऑफिस में IRGC के और अपनी पार्टी के लोगों के साथ बैठक कर रहे थे और अपने परिवार के साथ उसी बिल्डिंग में मौजूद थे। लेकिन सवाल यह कि बीते 50 दिन से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी कोई तस्वीर सामने क्यों नहीं आई? आयतुल्ला अली खामनेई के करीब 12 दिन के बाद, उनके जाने के बाद उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया। सुप्रीम लीडर की मौत को लगभग 1.5 महीना होने को आया है। ईरान ने अब तक उनको सुपुर्द खाक नहीं किया है। 28 फरवरी को ही ईरान में उनको मार दिए जाने का दावा किया गया था। इजराइल और US ने मारने का दावा किया था। आयतुल्ला अली खामनेई वो सुप्रीम लीडर, ईरान के सुप्रीम लीडर, ईरान के जो सुप्रीम लीडर होते हैं दुनिया भर के शिया कम्युनिटी के लीडर माने जाते हैं। और जब ऐसे किसी बड़े पद पर बैठे किसी लीडर की डेथ होती है तो उनका सुपुर्द खाक किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है और दुनिया भर के शिया लीडर्स को बुलाया जाता है, शिया कम्युनिटी से बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है। खामनेई के मारे जाने के बाद ईरान ने भी आनन फानन में कहा कि हाँ, उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन अमेरिका और इजराइल की तरफ से कोई तस्वीर जारी नहीं की गई। और अमेरिका और इजराइल को छोड़िए, ईरान की तरफ से ऐसी कोई तस्वीर कोई मीडिया में कहीं नहीं आई। जरा सोचिए कि अमेरिका छोटी छोटी चीजों की तस्वीर जारी करता है, इजराइल छोटी छोटी चीजों की तस्वीर जारी करता है, छोटे छोटे ऑपरेशंस की तस्वीर जारी करता है। पीसीआर अगर आपके पास आयतुल्ला अली खामनेई के विजुअल्स हो तो चलाइएगा प्लीज, थैंक यू। अमेरिका कोई भी ऑपरेशन करता है तो उसकी तस्वीर जरूर जारी करता है, लेकिन खामनेई के मारे जाने की तस्वीर अभी तक अमेरिका भी जारी नहीं कर पाया। अमेरिका के पास CIA है, अमेरिका के पास CENTCOM है, अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य खुफिया एजेंसी है, सैन्य ताकत है। इजराइल के पास भी दुनिया की सबसे बड़ी और खुफिया और खतरनाक एजेंसी है जिसका नाम मोसाद है। तो क्या इनके हाथ एक भी तस्वीर नहीं लग पाई? क्या ये बात आपके गले से उतरती है? आयतुल्ला अली खामनेई की मौत पर इसलिए कई सवाल हैं। माना यह जा रहा है इजराइल और US के हमले में खामनेई की मौत हुई ही नहीं, वो गंभीर रूप से घायल हो गए। अगर ऐसा होता तो US और इजराइल ने अभी तक तस्वीरें जारी कर दी होती। इसके उलट ईरान ने सुप्रीम लीडर का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया है, उन्हें सुपुर्द खाक नहीं किया है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान से बाहर
रूस में किसी सुरक्षित जगह पर उन्हें रखा गया है, जहां से वो पूरे वॉर को लीड कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर दावा यह भी किया जा रहा है कि आयतुल्ला अली खामनेई और मुस्तफा खामनेई दोनों एक ही जगह हैं और दोनों सुरक्षित हैं। जबकि खबर यह आई थी कि आयतुल्ला अली खामनेई के मारे जाने के बाद मुस्तफा खामनेई भी मारे गए। हालांकि IRGC ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि रूस की खुफिया एजेंसी को पहले से ही हमले की प्लानिंग की खबर लग चुकी थी। रूसी खुफिया एजेंसी ने खामनेई को निकालने का प्लान तैयार कर दिया था और तुरंत सिर्फ खामनेई और मुस्तफा को लेकर रूस की एजेंसी ईरान से निकल गई और उसके कुछ ही मिनटों के बाद वहां धमाके हुए। खबर है कि कैस्पियन सी की मदद से SVR रूसी एजेंसी खामनेई और मुस्तफा को रूस ले गई और उन्हें रूस में ही सुरक्षित ठिकाने पर रखा गया है। इस जंग के बीच में खामनेई ने अपने बेटे मुस्तफा को ईरान की जिम्मेदारी सौंपी और उन्हें लीडर बनाया। सुप्रीम लीडर इस खबर की भनक इजराइल और अमेरिका तक को नहीं लग पाई। हालांकि ईरानियों का भी कहना है कि जहां पर हमला हुआ वहां पर खामनेई की कोई बॉडी नहीं मिली। इससे इस दावे पर और पुख्ता मुहर लगती है कि खामनेई जिंदा है। इजराइल और अमेरिका की ओर से तस्वीर जारी न करना भी कई सवाल खड़े करता है। हालांकि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की मृत्यु 28 फरवरी 2026 को हो चुकी है, ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन के हिसाब से। ईरान की सरकार और वहां की सरकारी मीडिया ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की कि उनकी मृत्यु तेहरान में अमेरिका और इजराइल के एक साझा हवाई हमले में हुई। उनके मारे जाने के 52 दिन हो चुके हैं, लेकिन उनका क्रिमेशन नहीं किया गया है। सोशल मीडिया और कुछ विदेशी रिपोर्ट में उनके जिंदा होने या रूस में इलाज चलने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। इसका मुख्य कारण है उनके अंतिम संस्कारों की तस्वीरों का सार्वजनिक ना होना और उनकी मौत के बाद भी उनके एक्स अकाउंट का एक्टिव रहना। उसका अकाउंट अभी भी डीएक्टिवेट नहीं किया गया है। यह अकाउंट अभी भी काम कर रहा है। इस अकाउंट में अभी भी एक्टिविटीज देखी जा सकती हैं। इससे ऑफिशियल ट्वीट्स हो रहे हैं, ऑफिशियल रिप्लाईज हो रहे हैं, रिट्वीट्स हो रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अंतिम संस्कार समारोह को लेकर ईरान में डर है, इसी वजह से ईरान अंतिम संस्कार नहीं कर रहा। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक ईरान एक बड़ी मेमोरियल सर्विस करने की हालत में नहीं है, क्योंकि युद्ध अभी एक अनिश्चित सीज़फायर के बीच में है, जो हो सकता है कि जल्दी खत्म हो जाए। माना जा रहा है कि अगर एक जगह ईरानी इकट्ठा हुए तो उस पर अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला कर सकते हैं। सीज़फायर के दरमियान भी ईरान अमेरिका पर भरोसा नहीं करता और न ही इजराइल पर करता है। हालांकि 22 अप्रैल को सीज़फायर की मियाद खत्म हो रही है। कई नेताओं पर हमले का शक है। लारिजानी समेत कई नेताओं की हत्या हो चुकी है, लेकिन जिन नेताओं की हत्या हुई उनका बाकायदा क्रिमेशन किया गया। हालांकि कुछ सुरक्षा जानकार ये भी मानते हैं कि IRGC दिमाग से काम कर रहा है। ईरान में क्या हो रहा है इसकी खबर दुनिया को नहीं है, क्योंकि बीते 3 महीने से इंटरनेट पर ब्लैकआउट है। इसके बारे में ईरान के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए ईरान की जानकारी अमेरिका और इजराइल तक नहीं पहुंच पा रही। इसी वजह से मोसाद और CIA के एजेंट ईरान में काम कर रहे हैं ताकि खुफिया रिपोर्ट पहुंचा सके। इस बीच खबर यह भी है कि ईरान ने कई मोसाद के एजेंट्स और मोसाद की मदद करने वालों को फांसी दे दी है। अब सवाल यह कि अभी तक किस रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है। कहते हैं मुस्तफा के इशारे पर IRGC ने जंगी ऐलान तो कर दिया है, लेकिन पीछे से जो आदेश आ रहे हैं वो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की तरफ से ही आ रहे हैं और वो ही एक एक चीज, एक एक प्लानिंग को हरी झंडी दे रहे हैं। बेशक उनके मारे जाने की बात कही जा रही हो, ऑफिशियल कंफर्मेशन दे दिया गया हो, लेकिन ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है। आयतुल्ला अली खामनेई के मारे जाने की खबर इससे पहले भी कई बार सामने आई और उसके बाद आयतुल्ला अली खामनेई दुनिया के सामने आए। साल 2007 की कहानी मुझे याद आती है। इंटरनेट पर अफवाह फैली थी कि आयतुल्ला अली खामनेई मर चुके हैं। तब ईरान की UN के राजदूत ने इसे सिरे से खारिज किया था। साल 2014 की बात है, जब एक सर्जरी के बाद स्वास्थ्य को लेकर अफवाहें उड़ी। कहा गया कि कैंसर और गंभीर बीमारी हो गई है, जिससे उनकी मौत हो गई है। लेकिन बाद में वो जिंदा पूरे ईरान के सामने आए, पूरी दुनिया के सामने आए। महसा अमीनी की मौत के बाद भी उनकी मौत की अफवाह उड़ी। कहा गया कि आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई है, गंभीर बीमारी की वजह से उनकी मौत हुई। यहां तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी उनके मारे जाने की रिपोर्ट पब्लिश की। बाद में आयतुल्ला अली खामनेई के मारे जाने की खबर गलत साबित हुई। अभी ले लीजिए, हाल की बात है, साल 2024 की कहानी मैं आपको बताता हूं।
सोशल मीडिया पर यह खबर उड़ाई गई कि आयतुल्ला अली खामनेई की गंभीर बीमारी की वजह से मौत हो गई। इसके बाद खामनेई का वीडियो जारी किया गया। उसके बाद थोड़ी दिन बाद पब्लिक अपीयरेंस में सामने आए, जिसमें वो स्वस्थ दिखे, पूरी दुनिया के सामने आए और ईरान के लोगों से बातचीत की, पूरी दुनिया के शिया कम्युनिटी से बातचीत की। माना जाता है कि ईरानी खुफिया एजेंसी ने जानबूझकर ऐसी अफवाहें फैलाई थी जिसे खामनेई को सुरक्षित किया जा सके और दुश्मनों को भ्रमित किया जा सके। साल 2025 में फिर से खामनेई के मरने की अफवाह फैलाई गई। माना गया अमेरिकी हमले के बाद खामनेई मारे जा चुके हैं और यह खबर भी अफवाह साबित हुई। और उसके बाद अब फरवरी 2026, जिसमें यूएस इजराइल के हमलों में खामनेई के मारे जाने की खबर सामने आई, डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। लेकिन जो सर्कमस्टांसेस हैं अभी तक, उससे एक नहीं सैकड़ों सवाल हैं। जब तक उनकी तस्वीर सामने नहीं आती, जब तक क्रिमेशन नहीं होता, उन्हें सुपुर्द खाक नहीं किया जाता, जब तक पूरी दुनिया की शिया कम्युनिटी को उनको दिखाया नहीं जाता, उनकी अंतिम यात्रा नहीं निकाली जाती, तब तक ये बात मानी नहीं जा सकती कि वो मारे जा चुके हैं। माना यह भी जा रहा है कि रूस ने उन्हें अपने यहाँ शरण दी। इस खबर पर हमारी नजर आएगी, आगे भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो बात मिडिल ईस्ट की चल रही है, तो अब आपको एक और बात बता देते हैं, अमेरिका के डाउनफॉल की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जिसे कई रक्षा जानकार मुहर भी लगाते हैं। चलिए मान लेते हैं कि जंग में ईरान तबाह हो जाएगा, इजराइल जीत जाएगा, लेकिन अमेरिका का क्या होगा? क्या अमेरिका टूटने वाला है? और अगर अमेरिका टूटने वाला है तो टूट की वजह क्या हो सकती है? दुनिया में खबर बहुत तेजी से फैल रही है। अमेरिका अंदरूनी तौर पर बहुत कमजोर हो चुका है, सुपर पावर अपनी साख खो चुका है और सुपर पावर का अहंकार भस्म होने लगा है। और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। सोशल मीडिया पर एक मजाक बहुत ज्यादा शेयर किया जा रहा है, एक मीम शेयर किया जा रहा है, जिसमें IRGC के स्पोक पर्सन आधी रात में डोनाल्ड ट्रंप के कमरे में जाते हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप डर जाते हैं और कहते हैं कि आप मुझे अरेस्ट करने आए। उसमें IRGC का जवान कहता है कि नहीं नहीं, हम आपको अरेस्ट करने नहीं आए हैं, हम तो आपको कांग्रेचुलेट करने आए हैं। IRGC का जवान कहता है कि जो काम ईरान नहीं कर पाया, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें नहीं कर पाई, वो काम आप कर रहे हैं, यानी कि अमेरिका को आप अच्छे तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। इसके लिए आपको बधाई देते हैं और इस काम में आप लगे रहिए। और उसके बाद IRGC का जवान वहां से चला जाता है। दुनिया इस बात को समझ रही है कि अमेरिका में जो हालात हैं इन दिनों ठीक नहीं है और अमेरिका की विदेश नीति, कूटनीति भी ठीक नहीं है, खास करके डोनाल्ड ट्रंप के वापस आने के बाद। अमेरिका में दरार वाला एंगल समझना है तो सबसे बड़ा फ्रेम है सुपर पावर वर्सेस ओवरस्ट्रेच इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी। इसे आप इंपीरियल ओवरस्ट्रेच भी कह सकते हैं। जब कोई ताकत अपनी सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक क्षमता से ज्यादा फैल जाती है तो वही ताकत उसकी कमजोरी बन जाती है। एग्जाम्पल, कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना। उसने पूरी दुनिया में प्रभाव बनाए रखने के लिए इतना खर्च और विस्तार किया कि उसकी अपनी अर्थव्यवस्था ही कराहने लगी। 1970 के दशक के बाद सोवियत अर्थव्यवस्था स्टैग्नेशन में चली गई और उसके ऊपर तीसरी दुनिया में महंगे सहयोगी, हथियारों की दौड़ और विशाल सैन्य नेटवर्क का बोझ अंततः इतना बढ़ गया कि 1991 आते आते पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया और सोवियत संघ टूट गया। और सेम पैटर्न पर इस वक्त अमेरिका को धकेल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका कोल्ड वॉर के बाद यूनिपोलर पावर बना और उसने खुद को हर क्षेत्र में फैलाया। वैसे भी अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसने अपने स्टेट्स का अधिग्रहण किया है। अमेरिका के आसपास जितने भी राज्य आप देखेंगे, कुल 50 राज्य हैं अमेरिका में, ज्यादातर राज्यों का अधिग्रहण किया या फिर ज्यादातर राज्यों को अमेरिका ने खरीदा है। अब अमेरिका का विस्तारवाद समझ लीजिए, कैसे विस्तारवाद की राह पर है। कई देशों को अमेरिका धमकी दे चुका है, मैक्सिको, कनाडा को अपना इलाका बता चुका है, क्यूबा, ग्रीनलैंड को अपना बताता है, वेनेजुएला के तेल पर कब्जा कर लिया, ईरान में तेल को लेकर हमला किया। इससे पहले भी 1945 से लेकर वो लगातार लड़ाइयां लड़ता रहा है, जिसमें दुनिया का
कोई भी ऐसा देश है जो इसमें शामिल ना हो, चाइना से लेकर इराक सीरिया तक, सिर्फ हिंदुस्तान को छोड़कर। मिडिल ईस्ट में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और यूरोप में भी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। अब इन दो अलग अलग महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध और यूरोप में नेटो विस्तार। एशिया में चीन को कंटेन करने की रणनीति। सभी मोर्चों पर अमेरिका फंसा हुआ है। अमेरिका हर जगह मौजूद रहने की मजबूरी पाले बैठा है, जो लंबे समय में उनके संसाधनों पर दबाव बना रही है। यही वो ट्रैप है जहां सुपर पावर धीरे धीरे ओवर स्ट्रेच्ड पावर बन रहा है। समस्या सिर्फ बाहर नहीं है, अंदर भी है। जब कोई देश बाहर बहुत ज्यादा पैसे लगाता है, लड़ाई लड़ता है, तो उसके अंदर की प्राथमिकताएं बिगड़ने लगती हैं। ठीक वैसे ही जैसे सोवियत संघ में हुआ, जहां सैन्य खर्च ने घरेलू विकास को पीछे छोड़ दिया। इतिहास गवाह है कि ऐसे नेटवर्क ऑफ कमिटमेंट्स, यानी कि अलग अलग देशों में फैले दायित्व, किसी भी सुपर पावर की अर्थव्यवस्था को रसातल में खींचने लगते हैं, नर्क में धकेलने लगते हैं। अमेरिका के केस में भी यही सवाल है, क्या वो हर मोर्चे पर एक साथ टिक सकता है? अब यहां समझिए कि सोवियत संघ का टूटना किसी एक कारण से नहीं हुआ था। ये कई आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का एक साथ फटना था। क्यों टूटा सोवियत संघ? नंबर 1, कमजोर होती अर्थव्यवस्था। नंबर 2, हथियारों की दौड़ का दबाव। नंबर 3, अफगानिस्तान युद्ध 1979 से लेकर 1989 तक, जिसका नतीजा कुछ नहीं हुआ। वहां से भी सोवियत खाली हाथ वापस लौटा। तेल की कीमतों में गिरावट, सिस्टम को सुधारने की कोशिश की तो एकता टूटी। कई राष्ट्रवाद का उभार हुआ। 1991 का तख्ता पलट हुआ। जनता का भरोसा खत्म हो गया। आखिरकार 15 रिपब्लिक्स अलग अलग हो गए। यानी यूएसएसआर जैसा बड़ा मुल्क भी तिनके की तरह बिखर गया। और अमेरिका इसी रास्ते पर है। तो क्या अमेरिका की यही हालत होगी? ईरान के साथ जंग छिड़कर अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था की तबाही वैसे ही करानी शुरू कर दी। ऐसा नहीं है ईरान के साथ लड़ाई के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था खराब हुई। अमेरिकी अर्थव्यवस्था ऑलरेडी प्रेशर में है। सबसे पहले खाड़ी के बड़े देश जैसे कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात खुली जंग से बचना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट के ये देश अपनी सुरक्षा तो चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि कोई भी लड़ाई उनके मिडिल ईस्ट में लड़ी जाए, जिससे इन देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ती है, तेल और निवेश बिगड़ती है और क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान होता है। एक क्षेत्रीय युद्ध सीधे सीधे उनके शहरों, बंदरगाहों, ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरे में डालती है और माहौल खराब करती है, जिससे दुनिया भर के निवेशक मिडिल ईस्ट में नहीं आना चाहते। अभी तक क्या नैरेटिव था? मिडिल ईस्ट सबसे सेफ एंड साउंड जगह है। सऊदी में निवेश कीजिए, दुबई में निवेश कीजिए, कतर में निवेश कीजिए, बहरीन में निवेश कीजिए। लेकिन अब ये अम्ब्रेला हट चुका है। लोग अब 50-50 के चक्कर में, वो चाहते तो है निवेश करें, लेकिन फिर समझते हैं कि अगर कल हमला हो गया, परसों हमला हो गया, अमेरिका फिर आ गया अटैक करने के लिए, कोई और देश आ गया, इजराइल आ गया, तो फिर क्या करेंगे? तो निवेश का माहौल भी खराब होता है। इसलिए अब ये अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। कई देश अमेरिका के साथ खड़े नहीं। खाड़ी देश चाहते हैं उनके यहां शांति हो, लेकिन अमेरिकी नेतृत्व में ना हो। वो चाहते हैं अमेरिका को धन्यवाद कर दें, आप यहां से जाइए, हम अपनी सुरक्षा के बारे में खुद डिसाइड करेंगे, चिंतन मनन करेंगे और इसके लिए कोई हल निकालेंगे। क्योंकि अमेरिका की वजह से खाड़ी देशों में कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कई देशों ने अपनी जमीन दी है, एयर स्पेस दिया है, बेस दिया है, लेकिन अब ये लोग इससे इनकार कर रहे हैं। उधर खाड़ी में अमेरिका अब तक सबसे ज्यादा कमजोर हुआ है। खाड़ी की इस लड़ाई में अमेरिका को पैसे का नुकसान हुआ है, डॉलर्स का नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 लाख करोड़ रुपए फूंक चुका है अमेरिका। जंग के अलावा ट्रंप की नीतियों को लेकर भी अमेरिका में सवाल उठते रहे, पूरी दुनिया में सवाल उठते रहे। खासकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैरिफ टेररिज्म को लेकर पूरी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त माहौल बनाया, जिसके बाद दुनिया के देश बायपोलर हो गए। अब क्या ट्रंप सब भस्म करने वाले हैं? ट्रंप की नीतियों का अमेरिका में सबसे ज्यादा विरोध है। कई राज्यों में ट्रंप की नीतियों का लोग विरोध करने लग गए हैं। यूएस के लोग भी ट्रंप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। अमेरिका की नीतियों से कई देश नाखुश हैं, अमेरिका से खुद को अलग कर लेना चाहते हैं। अब आ जाइए नेटो पर। डोनाल्ड ट्रंप और नेटो के रिश्ते के बारे में आपको पता है। जब से ग्रीनलैंड की धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने देनी शुरू की है, तब से नेटो देश घबराए हुए हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने पैसों की धौंस दिखाकर नेटो को औकात दिखाते हैं, नेटो को लेकर सवाल उठाते हैं, नेटो को कागजी शेर कहते हैं। ऐसे में यूरोप के देश यूरोपियन नेटो बनाने की तैयारी कर रहे हैं। एक ऐसे नेटो की कल्पना जिसमें अमेरिका नहीं होगा और
यूरोप के देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के भरोसे नहीं बैठे रहे, क्योंकि उन्हें हर हाल में रूस से सुरक्षा चाहिए, उन्हें हर हाल में अपने दुश्मनों से सुरक्षा चाहिए। और अमेरिका में एक बार और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए, उसके बाद नेटो में तबाही बर्बादी आ सकती है। खासकर रूस का दखल नेटो के अंदर बढ़ सकता है, हो सकता है रूस इन्वेड कर दे, और ये बात नेटो अच्छी तरीके से समझता है। तो क्या अमेरिका नेटो के बिना रह पाएगा? सवाल बिल्कुल जायज है, और इसका जवाब भी हाँ में है। अमेरिका बगैर नेटो के रह सकता है। हाँ, नेटो बगैर अमेरिका के नहीं रह सकता है, क्योंकि नेटो का 80% फंड अमेरिका से आता है। लेकिन क्या अमेरिका के भीतर आम सहमति बनेगी नेटो से अलग होने की? कैसे? डोनाल्ड ट्रंप पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। अलग लड़ाई चल रही है, वो भी अब अमेरिकी छत्र छाया से बाहर निकलना चाहते हैं। उनको वो भी कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच, हमारा हो गया आपसे, हम अपना संभाल लेंगे। इसके उलट अमेरिका पर लंबे युद्ध, भारी रक्षा खर्च और घरेलू प्राथमिकताओं का दबाव है। खास करके डोनाल्ड ट्रंप के दौर में यह संदेश खुलकर सामने आया कि यूरोप को अपनी सुरक्षा का बोझ खुद उठाना चाहिए। तो अब देखा जाए दोनों पॉइंट पर, तो एक तरफ खाड़ी के देश भी अमेरिका को थैंक यू करना चाह रहे हैं, नेटो भी अमेरिका को थैंक यू करना चाह रहा है। दुनिया के बड़े देश अमेरिका के साथ व्यापार पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। और चेरी ऑन द टॉप, सबसे बड़ी बात, अमेरिका के ऊपर बढ़ता कर्ज जो $39 ट्रिलियन का हो चुका है, जल्दी $40 ट्रिलियन को टच करने वाला है। तो इसके बाद अमेरिका के जो रास्ते हैं भविष्य को लेकर वो बहुत आसान नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप एक बार और रिजीम में आ गए, उसके बाद तो अमेरिका की तबाही ही तय है। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।